वेल एनपीएल सीजन 2 का ऑक्शन सैटरडे को होने वाला है और एक नाम जो सभी की जबान पर है वो है आदिल आलम। और सवाल यह है कि जी आदिल आलम को पिक कौन करेगा। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो टीम है जिसको आदिल आलम की जरूरत है। जी हाँ, देखो मैंने आपको आज कल बताया था कि 4 टीम ऐसी हैं जिसमें आदिल आलम जा सकते हैं, क्योंकि बची हुई जो 4 टीम है वो एक कैटेगरी के प्लेयर को पिक ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वो जो 4 टीम है उसमें से वो 2 टीम जो मेरे हिसाब से आदिल, वो 3 टीम जो मेरे हिसाब से आदिल की तरफ जाएंगी बिकॉज उनको जरूरत है, और वो एक टीम जिसकी तरफ अगर आदिल चले गए तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो मतलब कहानी यह है कि चाहे तो आदिल टीम को स्ट्रांग करेंगे या तो टीम को स्टेबल करेंगे। सो वो कौन सी टीम है जिसको वो स्ट्रांग करेंगे और कौन सी टीम है जिसको वो स्टेबल करेंगे, इस वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दोबारा से याद दिला दूं कि आदिल जो है वो कैटेगरी ए के प्लेयर है। तो कैटेगरी ए का जो प्लेयर है वो 10 से 15 लाख उसका अमाउंट है, मतलब बेस प्राइस जो है वो 10 लाख है, बढ़ करके 15 तक जा सकता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑक्शन में जब हम साथ में इंशाल्लाह ऑक्शन देख रहे होंगे तो ऑक्शन में आदिल का नाम किस टाइम पर आता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। लेट्स से कि आदिल का नाम आता है शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया पहले या दूसरे नाम पर, सो उस टाइम पर कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज जितनी फ्रेंचाइज जो आदिल के लिए बिडिंग करेंगी उनके पर्स वैल्यू होंगे, उनके पास पैसे ठीक ठाक होंगे और वो ज्यादा सोचेंगे नहीं चलो ठीक है पैसे लगा दे। लेकिन अगर वही आदिल का नाम थोड़ा नीचे आता है, अगर मोस्ट प्रोबेबली कैटेगरी ए वाले का सबसे पहले नाम आएगा, अगर कैटेगरी ए वाले का नाम सबसे पहले आता है, टेक्निकली आना पहले चाहिए, सो अगर पहले आता है और आदिल का उस पहली लिस्ट में नाम कहीं नीचे होता है तो 2 प्रॉब्लम होगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि टीम इस चीज में कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई हम जो अभी प्लेयर आया है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ले या ना ले, बिकॉज बहुत सारी टीम को ओपनर और टॉप ऑर्डर प्लेयर चाहिए, तो भाई उनको ले या ना ले इस चीज में वो थोड़ा सा डाउट में होंगी। दूसरी चीज ये होगी कि अगर आदिल का नाम नीचे आया और उन्होंने पैसे रोकने की कोशिश की कि नहीं यार आदिल के लिए पैसे बचा कर रखते हैं, तो दूसरे प्लेयर उनके हाथ से निकल सकते हैं। ये ऑक्शन में अक्सर होता है। सो इस चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आदिल का नाम किस टाइम पर आता है। शुरू में आया तो पैसे सारे उन पर लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, और या फिर अगर उनके लिए रोकने हैं पैसे तो कहीं ऐसा ना हो कोई अच्छा प्लेयर हाथ से निकल जाए। तो सबसे पहले जनकपुर बोल्स हो गई, सुदर पश्चिम रॉयल्स हो गई, काठमांडू गोरखास हो गई और विराटनगर किंग्स हो गई। ये 4 टीम तो आदिल की तरफ नहीं देख सकती हैं, बिकॉज इनके पास अपनी कैटेगरी ए के 3-3 प्लेयर जो हैं वो ऑलरेडी इनके पास हैं, तो ये उनकी तरफ नहीं देखेंगे। जिसका मतलब ये है कि आदिल बच जाएंगे लुम्बरी लायंस के साथ, पोखरा एवेंजर्स के साथ, चितवन राइनोज या फिर करनाली याक्स। ये 4 टीम हैं जिनमें से किसी के पास आदिल आलम जा सकते हैं। अब देखो जब भी मैं आदिल आलम की बात कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से और मेरे विजन से आदिल आलम एक पावरफुल ऑलराउंडर है जो काफी अच्छी फॉर्म लेकर आएगा। सो हम जब भी आदिल की बात करेंगे हम अच्छे फॉर्म वाले मतलब प्राइम आदिल आलम की बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से काफी सुना और जिसके बारे में मैंने वीडियोस में भी देखा और मैं काफी बार कह चुका हूं इस बारे में कि अभी तक मैंने आदिल को लाइव खेलते हुए नहीं देखा है। सो मैं उनके बारे में कोई कमेंट पास नहीं करूंगा, बिकॉज जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं हवा में बात नहीं करूंगा। बट हाँ, मैंने तारीफें काफी सुनी है, सो आई एम अज्यूमिंग कि वो एक पावरफुल ऑलराउंडर है। उस हिसाब से सबसे पहली टीम जिसको मैं इस टाइम पर देखने जा रहा हूं वो है करनाली याक्स। अब देखो करनाली याक्स वो टीम है जो लास्ट टाइम भी अच्छी परफॉर्मेंस करके गई थी, कुछ प्लेयर काफी अच्छे इनके पास हैं, इनफैक्ट कुछ प्लेयर जो हैं वो मैच विनर हैं और इसमें एक नाम गुलशन झा भी है। खैर आप अगर ऊपर से देखो तो सबसे पहले बाबर हयात। अब बाबर हयात को मैं इस वीडियो में ज्यादा मैं बात करूंगा जो नेपाल के प्लेयर्स हैं, बिकॉज बाहर वाले प्लेयर्स का क्या अपडेट है, कब तक आएंगे, पहले मैच दूसरा मैच आएंगे नहीं आएंगे, फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, तो अभी हम उनको बाहर रखकर चलते हैं, नाम जरूर मैं लेते हुए चलूंगा, ठीक है। सो बाबर हयात सबसे पहले, ठीक है। अब देव खनल जो है वो रिटेंड नहीं है, तो रिटेंड नहीं है तो फिर आप उनको छोड़ दो, बाहर रहने दो। फिर आता है चैडविक वॉल्टन एक अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन जो आपको पिछली बार भी अच्छे मैचेस खेलकर दिखा चुका है। सो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आएंगे नहीं आएंगे उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं फिलहाल। गुलशन झा इज ए रिटेंड प्लेयर और एक बहुत अच्छी टीम इसलिए बन गई थी बिकॉज इसमें गुलशन झा भी थे और इसमें सोमपाल कामी भी थे। सो दो अच्छे नेपाल के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स टीम में थे, इस वजह से ये टीम जो है वो अच्छी दिख रही थी। लेकिन गुलशन झा पिछली बार कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कर पाए थे, बट हम उम्मीद करेंगे कि जैसा ये प्लेयर है, जैसा ये मैच विनर प्लेयर है, कुछ वैसा करके दे। आप सोचो कि एक टीम है जिसमें चैडविक वॉल्टन है, जिसमें गुलशन झा है, उसके बाद विलियम बॉसिस्टो है, हमने लास्ट टाइम देखा था विलियम बॉसिस्टो ने गेंद से भी कमाल किया था, बल्ले से भी कमाल किया था। उसके बाद अर्जुन घरती हैं, वो भी रिटेन प्लेयर है, फिर सोमपाल कामी है। अब आप सोचो इस पूरी टीम में अगर बीच में आदिल आलम घुस जाते हैं तो ये टीम कितनी स्ट्रांग हो जाएगी।
जो मैंने कहा ना कि चाहे तो टीम स्ट्रांग होगी या तो टीम स्टेबल होगी कि हाँ भाई आदिल आ गए, चलो अब हम स्टेबल लग रहे हैं, हम ठीक लग रहे हैं। लेकिन अगर एक टीम है कि भाई आदिल आ गए तो अब हम बड़े हो गए, अब हम स्ट्रांग हो गए। सो करनाली याक्स वो टीम है जिसमें अगर आदिल आलम आ जाते हैं तो ये टीम स्ट्रांग हो जाएगी। अब करनाली को देखना यह है कि भाई एक तो उनको चाहिए होगा देव कनल का रिप्लेसमेंट, कि भाई या तो फिर वो देव कनल को अगर दोबारा लेने का चाहें तो ले सकते हैं, बट हाँ उनके दिमाग में होगा कि भाई चाहे तो देव कनल ले या तो वहां पर कोई एक फिल करे। अब इनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या इनको आदिल की जरूरत है या आदिल के बिना भी ये स्ट्रांग है। बिकॉज देखो इनके पास विलियम बॉसिस्टो है, गुलशन झा है, अर्जुन गर्ती भी ठीक है, मतलब लास्ट टाइम मुझे इंप्रेस किया था, मुझे लगता है अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे प्लेयर हैं और आगे जाकर के काफी क्रूशल रोल प्ले करेंगे टीम के लिए। सो आई थिंक आई एम काउंटिंग ऑन अर्जुन गर्ती, तो ये भी एक अच्छा प्लेयर है। सोमपाल कामी आपके पास अच्छे बल्लेबाज गेंदबाज जो कि रन आकर के लगा सकते हैं, छक्के वक्के लगा सकते हैं। नंदन यादव आकर के आपको इनफैक्ट रन ला के दे सकता है। तो क्या आपको आदिल आलम की जरूरत है इस टीम में? बिकॉज आपके पास बहुत सारे मैच विनर ऑलरेडी हैं। हाँ अगर आप आदिल को ले लेते हो देन कहानी ये होगी कि आपकी ये टीम जो है वो और मजबूत हो जाएगी। वैसे रिटेन प्लेयर में विपिन और उनीश का भी नाम है, बट वो नीचे और गेंदबाज है, तो हम गेंदबाजों पर फिलहाल ज्यादा नजर नहीं डालेंगे। बट यस अगर करनाली के पास आ जाते हैं आदिल तो आई कैन टेल यू, आई कैन बेट यू ऑन दिस के करनाली बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और करनाली की प्रायोरिटी शायद आदिल ना हो, लेकिन करनाली जाएगी, शुरू में आदिल के लिए वो जाएगी जरूर। तो खैर अब देखेंगे कि करनाली कितना इंटरेस्टेड रहती है। सो पहला नाम तो हो गया करनाली। मेरे हिसाब से जो पॉइंट है वो ये है कि अगर करनाली के पास आदिल आते हैं तो करनाली स्ट्रांग हो जाएगी, स्टेबल नहीं स्ट्रांग। खैर दूसरा नाम आते हैं पोखरा एवेंजर्स। पोखरा एवेंजर्स जो है अगर आप उस टीम की तरफ देखोगे तो उन्होंने कुछ प्लेयर को रिटेन किया जिसमें नाम एक दिनेश खरेल है, सो टॉप ऑर्डर उनका है, ठीक है। एंड्रू गॉस मोस्ट प्रोबेबली फिर से ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, एक और प्लेयर अच्छा आ गया। कुशल बुटेल लास्ट टाइम बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं थे, इस बार हम उम्मीद करेंगे अच्छी फॉर्म में रहेंगे क्योंकि लास्ट ईयर ही उनका पूरा खराब था। 2024 कुशल बुटेल का बिल्कुल अच्छा नहीं था, रन्स नहीं आ रहे थे और उसी के लपेटे में एनपीएल भी उनका खराब हो गया था। लेकिन ये वाला साल उनका काफी अच्छा जा रहा है, उन्होंने रन्स भी किए हैं और वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी अननेसेसरी शॉट्स, बहुत सारे बाहर की बॉल को थोड़ा खेलना कम भी किया है, तो इसका मतलब ये कि ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको दिख रहे हैं। सो यस अगर आप पोखरा की तरफ देखते हो तो पोखरा का टॉप ऑर्डर जो टॉप 3 है वो थोड़ा सॉर्टेड लग रहा है, आई एम वेरी श्योर के वो इस चीज से ज्यादा टेंशन में नहीं होंगे। आप अगर नीचे आते हो, दिलीप नाथ को इन्होंने रिटेन नहीं किया, आकर्षित को इन्होंने रिटेन नहीं किया, सो आपको मिडिल ऑर्डर बनाना है। इस वाले ऑक्शन से उनका ध्यान कहीं ना कहीं इस पर होगा कि भाई हमें अपना मिडिल ऑर्डर भी सॉर्ट करना है। फिर उसके बाद रायमन रेफर और माइकल लीच के आकर के भी आपको अच्छा मतलब लोअर ऑर्डर में आकर के थोड़े बहुत रन ये भी आकर निकाल के दे सकते हैं। सो अगर इस टीम में आदिल आएंगे तो ये टीम जो है वो स्टेबल होगी, बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, बिकॉज इनके पास मल्टीपल मैच विनर नहीं है करनाली की तरह। करनाली के पास उनके रिटेन्ड प्लेयर हैं और वो जो है वो मैच विनर्स हैं, तो करनाली को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी जरूरत पोखरा एवेंजर्स को है। खैर पोखरा और करनाली के बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको अगली टीम दिखती है लुम्बिनी लायंस। अब लुम्बिनी लायंस की तरफ सबसे पहली चीज आपको यह दिखेगी कि उन्होंने आशुतोष घिरैया को रिटेन नहीं किया, उन्होंने अर्जुन सऊद को भी रिटेन नहीं किया। मतलब जो उनका टॉप ऑर्डर है वो फिलहाल रिटेन्ड वाली कैटेगरी में नहीं है, मतलब उनको अपना टॉप ऑर्डर भी बनाना है। फिर उनके आते हैं रोहित पौडेल जिन्होंने पिछले पूरे सीजन में अपनी टीम को लुम्बिनी लायंस को अपने कंधे पर लेकर चले थे और यही एक प्लेयर था जो रन्स कर रहा था, स्वीप मार मार के इसने पूरा एनपीएल अपने कंधों पर इस पर्टिकुलर टीम के लिए चलाया और बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा इसकी हेल्प नहीं करी। सो यस इस बार लुम्बिनी कोशिश करेगी कि उनका अच्छा टॉप ऑर्डर रहे जो रोहित पौडेल को हेल्प करे। उसके बाद टॉम मूर्स हैं जो आकर के हेल्प जरूर करेंगे। अगेन मैं ओवरसीज प्लेयर के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज उनकी कंफर्मेशन जब तक नहीं आती है कि कितने ज्वाइन कर रहे हैं, कौन ज्वाइन कर रहे हैं, किस टीम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तब तक हम उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। सो यस उसके बाद संदीप जोरा है, रिटेन प्लेयर हैं, तो यहां पर आपके पास ठीक है। फिर अगर साद बिन जफर, बेन कटिंग वगैरह आ जाते हैं तो मुझे लगता है टीम फिर से स्ट्रांग दिखेगी यहां पर। हालांकि बेन कटिंग ने कुछ बहुत अच्छा पिछली बार किया नहीं था, सारे गेम भी उनको नहीं मिले थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतना अच्छी नहीं आ रही थी कि आप उनको सारे के सारे गेम दो। उसके बाद तिलक भंडारी को आपने रिटेन किया है। सो यहां पर कहीं ना कहीं अगर आप आदिल को फिट करोगे तो आदिल बेन कटिंग के आसपास साद बिन जफर के साथ आकर के वो अच्छा क्रूशल रोल प्ले कर सकते हैं। बट अगेन देखना ये होगा कि भाई आप टॉप ऑर्डर को अगर पिक करते हो तो वहां पर आपका क्या माइंडसेट रहता है, आपकी प्रायोरिटी टॉप ऑर्डर रहती है या फिर, जो कि मेरे हिसाब से इनकी प्रायोरिटी टॉप ऑर्डर होगी। तो आप पहले टॉप ऑर्डर अपना फिट करना चाहोगे और उसके बाद सोचोगे, क्योंकि आपको आदिल के लिए एनी कॉस्ट 15 रखने पड़ेंगे, पूरे 15 लाख आदिल के लिए रखने पड़ेंगे। बिकॉज आप ये नहीं सोच सकते हो कि आदिल 10 से 15 के बीच में कहीं 12 में जाएंगे, बिकॉज टीम जो है उनके पीछे जाएगी और खूब जोर से जाएगी। तो आप अगर लकी ड्रॉ तक पहुंच गए तो फिर वो किस्मत वाली बात होगी। अगर आपने उससे
से पहले अपना हाथ पीछे खींच लिया तो फिर आपके पास एक मौका होगा जिसको आप गवा दोगे। सो अगर आप मुझसे पूछोगे, पोखरा को सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन लुम्बिनी भी चाहेगी कि भाई वो आदिल को लें और फिर अपना जो एक फिनिशर वाला रोल है वो उनके साथ आदिल जो है वो अच्छे से निभाएं। सो ये तो हो गया लुम्बिनी। अगर आप चितवन राइनोज की तरफ देखते हो तो चितवन राइनोज के लिए आप अगर उनका टॉप ऑर्डर देखते हो तो वहां पर भी आपको नॉट रिटेन प्लेयर दिखते हैं। जैसे मैंने लुम्बिनी के बारे में कहा कि लुम्बिनी का फोकस होगा कि भैया हमें अच्छा टॉप ऑर्डर प्लेयर मिल जाए, उसके बाद सेकंड फोकस होगा उनका कि भाई हम आदिल आलम को ले या ना ले। वैसे ही चितवन राइनोज की तरफ अगर आप देखते हो, बिपिन रावल, संतोष कार्की दोनों को रिटेन नहीं किया गया है। हसन इजैकियल मोस्ट प्रोबेबली टीम का जुड़ जाएंगे अगर, तो फिर आपका एक ओपनर आपके साथ रहेगा। अमर सिंह रौतेला को आपने रिटेन किया, तो पहला जो आपका होगा वो यही होगा कि भाई ऊपर एक आध प्लेयर आपको और चाहिए होंगे, अच्छे प्लेयर चाहिए होंगे। सो वहां पर आपकी नजर बनी रहेगी। फिर उसके बाद कुशल मल्ला, जिस तरह से आपको लुम्बिनी ने पिछले साल, लुम्बिनी के साथ पिछले साल उनके कप्तान रोहित पटेल थे और अपने कंधे पर लेकर चीजों को चल रहे थे, उसी तरह से कुशल मल्ला जो है वो इस टीम को अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे। लेकिन ये टीम अच्छा परफॉर्म कर रही थी ऑल टुगेदर भी। इस टीम में गेंदबाज जो है वो अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आप इस टीम की तरफ देखोगे तो आपको गेंदबाज ज्यादा स्ट्रांग दिखेंगे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार कुशल मल्ला भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सुनील तनवीर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, रिजन धाकल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। सो ऑल टुगेदर यही हिसाब था कि चितवन राइनोज जो है वो अपनी बॉलिंग को लेकर काफी सेटिस्फाइड थी। सो इस बार भी वो बॉलिंग को लेकर के ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन वो अपने टॉप ऑर्डर के बाद उनका एक केस सिनेरियो जरूर होगा जहां पर वो चाहेंगे कि यार एक पावर हिटर अगर ऐड हो जाए तो मजा आ जाए। हालांकि उनके पास कुशल मल्ला हैं जो थोड़ा 17-18 ओवर तक खींच लेते हैं, अगर वो फिनिश कर दे तो और अच्छा हो जाता है, लेकिन वो चाहेंगे कि यार एक और अगर मिल जाए तो बढ़िया होगा। सो मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो इस टीम को भी जरूरत तो जरूर है, लेकिन टॉप ऑर्डर इनकी प्रायोरिटी है। सो अगर आप चारों टीम की तरफ देखते हो तो यस, पहला नाम जो है वो है कर्नाली याक्स, जो चाहेगा कि उस टीम में आ जाए। अगर नहीं आए तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर आ गए तो ये टीम सबसे स्ट्रांग बन जाएगी। सो अगर आप चारों में देखोगे तो मेरे हिसाब से कर्नाली याक्स वुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम टू हैव आदिल आलम। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई किस टीम को सबसे ज्यादा जरूरत है और किस टीम को ये स्टेबल करेंगे जाकर के, तो वो टीम है पोखरा एवेंजर्स। पोखरा एवेंजर्स टॉप ऑर्डर ठीक दिख रहा है, मिडिल ऑर्डर को थोड़ा वो सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक अगर उनके पास फिनिशर आ जाएगा तो फिर उनका रोल जो है वो काफी रिलैक्स वाला हो जाएगा कि चलो भैया हमारे पास हमारा फिनिशर आ चुका है, अब हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये वो चार टीम है जिसमें से इफ यू आस्क मी आई वुड वांट कि ये पोखरा एवेंजर्स के साथ जाएं। और नहीं, मैं बायस नहीं हो रहा हूं कि उसमें कुशल बुटेल हैं तो मैं इनको वहां भेज रहा हूं, बस इसलिए कि मुझे लगता है वो टीम ज्यादा स्टेबल होगी और वहां पर ज्यादा अच्छा इनका रोल रहेगा। और अगर वो करनाली चले गए तो भैया समझ लो कि करनाली इस बार बहुत बेहतरीन करने वाली है। सो लेट्स जस्ट सी आदिल आलम को कौन सी टीम पिक करती है। आपके हिसाब से आदिल आलम किस टीम की तरफ जाएंगे? मेरे हिसाब से भाई वो लकी ड्रॉ में जाएंगे और वो किस्मत के हिसाब से ही जाएंगे, बट स्टिल चलो देखते हैं कि अगर लकी ड्रॉ नहीं जाते हैं, हालांकि नहीं का चांस बहुत कम है, बट अगर मेरे ऊपर होता तो अगेन आई वुड से पोखरा एवेंजर्स। लेकिन लेट्स सी कि वो लकी ड्रॉ में अगर जाते हैं तो किस टीम की किस्मत खुलती है। बाकी आपके हिसाब से वो चारों में से किस टीम में ज्यादा स्टेबल दिखेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।